नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खौफनाक कहानी की जिसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही पुरानी रहस्यमयी लोक कथा से। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी चेतावनी से, एक ऐसी आवाज से जो किसी अलौकिक शक्ति की है और वो मौत का पैगाम लेकर आई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी सजा इतनी खौफनाक हो सकती है। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी और बिल्कुल सुनसान सड़क से, जहां एक अनजान मुलाकात असल में एक जानलेवा जाल बिछा देती है। सोचिए, घनी काली रात है, जंगल से गुजरती हुई एक सड़क। वहां लाल साड़ी में एक लड़की कांप रही है, श्रुति। वो डरी हुई लग रही है, मदद मांग रही है, और तभी अरुण नाम का एक आदमी अपनी गाड़ी के पास उसे खड़ा देखता है। मतलब डर का पूरा माहौल बना हुआ है ना, घना अंधेरा, अकेलापन और एक अनजान रहस्यमयी चेहरा। तो ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बहुत सीधा साधा लगता है। श्रुति कहती है कि वो गांव की है और कुछ हमलावरों से बचकर भागी है, और अरुण, एक लगभग 30 साल का आदमी, एक भले इंसान की तरह उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। मतलब एक आम सी घटना है ना, एक नेक इंसान एक मुसीबत में फंसी औरत की मदद कर रहा है। पर क्या सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है? लेकिन जैसे ही वो दोनों गाड़ी में आगे बढ़ते हैं, ये सफर एक बहुत ही अजीब और खौफनाक मोड़ लेना शुरू कर देता है। और फिर अचानक अरुण जोर से ब्रेक मारता है। उसे लगता है कि उसने किसी जली हुई औरत को टक्कर मार दी है, पर श्रुति कहती है सड़क पर तो कोई था ही नहीं। यहीं पर असलियत और वहम के बीच पहली दरार पड़ती है। एक ऐसा डरावना नजारा जो सिर्फ एक को ही दिखा। तो वो लोग श्रुति के घर पहुंचते हैं, जो मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर है। घर में हल्की हल्की रोशनी है और वो गांव के बीच में है। श्रुति बताती है कि वो बिल्कुल अकेली रहती हैं, और अरुण, जो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, उसे शादी के लिए पूछ बैठता है। मतलब अरुण को एक ऐसे घर में लाया गया है जो दिखने में तो सुरक्षित है, पर असल में दुनिया से कटा हुआ है। और यहीं इस मुलाकात का असली मकसद सामने आने वाला था। अच्छा, अब अरुण के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए हमें उसके काले अतीत में झांकना होगा। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, अरुण ने अपनी पत्नी नेहा को पहले तो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने के लिए मना लिया, और जैसे ही प्रॉपर्टी हाथ आई वो नेहा पर जुल्म करने लगा, तब भी जब वो प्रेग्नेंट थी। फिर उसने नेहा को बहला फुसलाकर नेपाल घूमने के बहाने ले गया, और एक सुनसान जंगल में उसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को ड्रग्स दिए, चाकू से मारा और वहीं दफना दिया। मतलब ये कोई गुस्से में किया गया गुनाह नहीं था, ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी जिसका हर कदम क्रूरता से भरा था। और उसने अपने एक दोस्त को ये बताया भी था कि वो नेहा से और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहता है। तो मकसद साफ था, लालच और क्रूरता। उसे बस संपत्ति पर कब्जा करना था और अपने परिवार से छुटकारा पाना था। तो चलिए अब वापस उसी डरावनी रात में लौटते हैं और देखते हैं कि कैसे अरुण का अतीत ही उसका आज और उसका भविष्य तय करने वाला है। घर के अंदर जैसे ही अरुण श्रुति को छूने की कोशिश करता है, उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है और श्रुति धुएं में गायब हो जाती है। बस यहीं पर सारा भ्रम टूट जाता है। शिकारी को अब जाकर एहसास होता है कि वो तो शुरू से ही शिकार था। और फिर श्रुति दोबारा सामने आती है, लेकिन इस बार उसकी खूबसूरत शक्ल गायब थी। उसकी जगह एक खौफनाक चेहरा था, जिस पर से मांस गायब था और आंखें बाहर लटक रही थीं। तो यहाँ कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। एक तरफ नेहा थी जो पीड़ित थी, जिसके साथ धोखा हुआ, जो प्रेग्नेंट थी और जिसे उसकी प्रॉपर्टी के लिए बेरहमी से मार दिया गया। और दूसरी तरफ है खिचकांडी, बदला लेने वाली एक अलौकिक शक्ति जो उन औरतों को इंसाफ दिलाती है जिनके साथ अन्याय हुआ है। मतलब पीड़ित का दर्द ही अब बदला लेने वाली ताकत बन चुका था। खिचकांडी अपने लंबे नाखूनों से अरुण पर हमला करती है और उसे बताती है कि उसे भी वैसी ही धीमी और दर्दनाक मौत मिलेगी जैसी उसने नेहा को दी थी। तो सजा भी बिल्कुल वैसी ही जैसा गुनाह था। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ अरुण के अंजाम की नहीं है, ये कहानी है उस सदियों पुरानी लोक कथा की, उसकी वदंती की, जिसके जाल में अरुण फंसा था। तो ये किचकांडी है कौन? हिमालय की लोक कथाओं के अनुसार ये एक ऐसी गर्भवती महिला की आत्मा होती है जिसे अन्याय से मार दिया गया हो। मतलब किचकांडी एक ऐसी आत्मा है जो एक बहुत बड़ी त्रासदी से पैदा हुई है और जिसका एकमात्र मकसद है न्याय दिलाना।
कहा जाता है कि किचकांडी की आत्मा नेपाल के पहाड़ों में भटकती है। वो ऐसे आदमियों को ढूंढती है जिन्होंने अपनी पत्नियों के साथ अन्याय किया हो। उसका बदला पीड़ितों को एक तरह से आवाज और ताकत देता है। और ये लोक कथा घरेलू क्रूरता के खिलाफ एक डरावनी चेतावनी की तरह काम करती है। नेहा को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन किचकांडी का शिकार, उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। वो आज भी उन जालिमों की तलाश में है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या राक्षस सिर्फ कहानियों और मिथकों में पैदा होते हैं या फिर इंसानों के कर्मों से? शायद सबसे खौफनाक राक्षस वो अलौकिक शक्तियां नहीं हैं, बल्कि वो इंसानी करतूतें हैं जो इन शक्तियों को जन्म देती हैं।